नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। राजधानी दिल्ली में मतदान अब खत्म हो चुका है और इंतजार अब 8 तारीख का किया जाने लगा है, लेकिन अब इस बीच कुछ एग्जिट पोल भी सामने आ गए हैं और हम इसी पर चर्चा करने के लिए आपके साथ जुड़े हैं। और पंकज जी मेरे साथ है। पंकज जी, क्या चल रहा है अब? क्या अनुमानित जो आंकड़े हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए चेतन, एग्जिट पोल्स जो अलग अलग एजेंसियों ने किया है, जो अलग अलग चैनलों पे चल रहा है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे जी। लेकिन 3-4 मोटी मोटी बातें मैं बता दे रहा हूं जी, और जो कि हर कोई इस बात से एग्री करेगा। पिछली बार से बीजेपी की सीटें बढ़ने वाली, इस बात को तो निश्चित है। कितनी बढ़ेगी मैं फिलहाल उस पर बात नहीं कर रहा हूं। बीजेपी की बढ़ रही है सीट 2020 के मुकाबले या फिर 2015 के मुकाबले। कांग्रेस का वोट परसेंट हल्का सा बढ़ रहा है। मैं हल्का इसलिए कह रहा हूं कि कहां तक जाएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ट्रेंड जो साफ साफ दिख रहा है, पहले उस पर चर्चा करो। कांग्रेस का बढ़ रहा है, बीजेपी का बढ़ रहा है। लेकिन एक बात और आप गौर कीजिए जी। 2020 में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के वोट परसेंट का फासला जो था वो था 15%। बीजेपी को अगर आम आदमी को हराना है, आम आदमी पार्टी को, तो इसे 15% तो बढ़ाना होगा उसको मेकअप करने के लिए और उसके बाद उससे आगे बढ़ना होगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो जोर लगाया है वो इतना जोर लगाया है कि 15% अपना वोट बढ़ा ले? ये एक बड़ा सवाल है ना। बिल्कुल। अब मैं आता हूं मोटा मोटी जो आज हुआ चुनाव के दिन। जी। चुनाव के दिन एक बात स्पष्ट तौर पे साफ था कि मुस्लिम बहुल जो इलाके हैं वहां आम आदमी पार्टी को लोग थोक में वोट दे रहे थे। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि कौन खड़ा है, वो ये देख रहे थे कि बीजेपी को जो हरा रही है अगर कोई पार्टी तो वो आम आदमी पार्टी हरा रही। तो वहां तो एकदम कंसोलिडेशन दिखा, सिवाय 2-3 सीट के। एक मुस्तफाबाद वाली सीट थी, वहां पर चूंकि मुस्लिम कैंडिडेट एक से ज्यादा खड़े थे, या जहां भी एक से ज्यादा कैंडिडेट खड़े थे जैसे ओखला में, तो वहां पे थोड़ा सा बंटवारा दिखाई दिया, लेकिन वो बंटवारा कांग्रेस की वजह से नहीं था। वो बंटवारा जो दिखाई दिया वो दोनों सीटों पर एआईएमआईएम के 2 कैंडिडेट वहां पे खड़े थे, उनकी वजह से यंग जो मुस्लिम वोटर्स थे वहां पे बंटवारा था। लेकिन इन 2-3 सीटों को छोड़ दे तो मोटा मोटी पूरे दिल्ली में मुसलमानों ने एक तरफा आम आदमी पार्टी की ओर मतदान किया। वो इसलिए कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी हरा रही है। ठीक है। हम जो पंकज जी, हम जो एग्जिट पोल लेकर आए, अगर हम उनके बारे में बात करें, दर्शक वो जानना चाहते हैं कि आखिर कितनी सीटें किस पार्टी की अनुमानित अभी आ रही हैं और क्या 8 तारीख को रिजल्ट ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, इस पर अगर हम बात करें तो। मैं 2-3 जो एग्जिट पोल मैं अब तक देखा हूं, जो एजेंसीज की मैं बात करूंगा। देखिए, बड़े बड़े चैनल्स के एग्जिट पोल फ्लॉप होते रहे हैं। महाराष्ट्र में फ्लॉप पे, हरियाणा में फ्लॉप पे, झारखंड में फ्लॉप पे। इसलिए मैं स्पेसिफिक ऐसे सर्वे एजेंसीज के आंकड़े बताऊंगा जो कि सफल हुए हैं। जैसे कि एक है वी प्राइस हरियाणा, यस, हाँ माफ कीजिए, वी प्रिसाइड हरियाणा में एग्जैक्ट वही फिगर दे रहा था जो भारतीय जनता पार्टी को आए। हाँ। तो उसे मैं सीरियस ले रहा हूं जी। इस बार वी प्रिसाइड जो दे रहा है वो आम आदमी पार्टी को 46 से 52 सीटें दे रहा है, बीजेपी को 18 से 23 सीटें दे रहा है जी, और कांग्रेस को 0 से 1 सीट दे रहा है। जो वी प्रिसाइड की मैं बात कर रहा हूं जी। अब वो उनका जो तर्क है या जो वोटिंग परसेंट वो है, वोटिंग परसेंटेज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है बीजेपी या आम आदमी पार्टी का। शायद 49 और 43 का ये अंतर है। 4-5% का जो फासला है वही। आम आदमी पार्टी को वी प्रिसाइड के हिसाब से 49.2% वोट शेयर मिलता हुआ नजर आता है इस सर्वे के हिसाब से, और भारतीय जनता पार्टी को 42.8% वोट इस एजेंसी के हिसाब से मिलता हुआ वोट शेयर जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, इसलिए मैंने कहा कि दोनों के बीच परसेंटेज ऑफ वोट का अंतर कितना है, सिर्फ 5% का। बिल्कुल। और वो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि लोगों को क्यों लग रहा है, बहुत सारे सर्वे एजेंसियां कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी का जो वोटर है ना वो साइलेंट वोटर है, वो दलित है, वो झुग्गियों में रहने वाले हैं, जो पुलिस से डरते हैं, वो ऐसी महिलाएं हैं जो घर में बैठी हुई हैं, उनको बिजली का बिल, पानी
और जो पॉक्स है वो नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। आप पिछले 2 चुनाव को देखिए, लगातार अगर दिल्ली का पैटर्न आप देखिएगा तो साफ साफ पता चलेगा कि जब भी एग्जिट पोल हुए हैं तो आम आदमी पार्टी को कम सीटें मिले, लेकिन रियल जब पोल के आंकड़े आए हैं तो आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीट मिले। बताइए, कोई 2020 में बता रहा था कि बीजेपी को सिर्फ कितना 5 आई थी, 8 आई थी? 8 सीटें सर, 8। हाँ, सिर्फ 8 आएंगी। किसी एग्जिट पोल ने नहीं बताया था। क्या 2015 में कोई एग्जिट पोल बता रहा था कि बीजेपी को 3 सीटें आएगी? नहीं बता रहा था। वो हर कोई बढ़ा, इसलिए क्योंकि दिल्ली में बीजेपी के वोटर वोकल हैं, वो सोसाइटीज में हैं, वो अपर क्लास जिसको हम बोलते हैं उसमें है, सवर्ण मतदाता जो दूसरे राज्यों में कहे जाते हैं वो है, तो वो ज्यादा दिखते हैं, वो माइक देखते ही आ जाते हैं। लेकिन जो आम आदमी पार्टी की जो महिला वोटर है वो चुपचाप रहेगी, जो दलित है वो चुपचाप रहेंगे। तो आंकड़े जब आते हैं तो लगता है कि बीजेपी का लहर है। मैं पिछले 3-4 चुनाव की आप बात करूं, दीदी 2 मई दीदी गई, ये नारा था बंगाल में। दीदी गई क्या? नहीं गई। झारखंड में क्या कहा जा रहा था कि इस बार हेमंत सोरेन हार जाएंगे, और पूरा माहौल, सारा एग्जिट पोल, हेमंत सोरेन हारे क्या? नहीं हारे। बिल्कुल। तो बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि माहौल, यानी कि अगर कहें पंकज जी, जो अभी तमाम टीवी चैनल्स पर तमाम जगह जो आंकड़े चल रहे हैं वो एग्जिट पोल, क्योंकि अभी भरोसा नहीं किया जा सकता, ये दर्शक हमारे बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन अब जो आंकड़े चल रहे हैं उसमें कुछ बहुत ज्यादा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, नहीं, मैं एक चीज, मैं सिर्फ बी प्रिसाइड की बात नहीं कर रहा हूं, एक माइंड ब्रिंक है जी, वो भी एक बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं, प्रमाणिक एजेंसी है वो, माइंड ब्रिंक। उसने आम आदमी पार्टी को 44 से 49 दिए, बी प्रिसाइड ने 46 से 52 दिए है, मोटा मोटी दोनों का सेम है जी। बीजेपी को माइंड ब्रिंक ने 21 से 25 दिए हैं और वी प्रिसाइड ने 18 से 23 दिए हैं, सिर्फ रेंज का अंतर है। जो फासला है वो देखिए। और जो बड़े बड़े चैनलों पे आ रहे हैं, हमें पता है कि बड़े चैनलों पे आजकल क्या दबाव है और कहां से दबाव है, ये सब लोग समझते हैं। तो जो कुल मिला के जो 5 आए हैं, मेरे पास जो 5 जो मैंने सर्वे एजेंसियों के देखे हैं, उसमें माइंड ब्रिंक आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहा है, वी प्रिसाइड आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए, इवन डीबी रिसर्च वो भी बहुमत के करीब बिल्कुल दिखा रहा है जी। सिर्फ 2, एक चाणक्य जो है वो आम आदमी पार्टी को दिखा रहे हैं और जो बड़े चैनल है वो दिखा रहे हैं। तो ये है मोटा मोटी एग्जिट पोल का। मैं जो आखिरी और महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं, दिल्ली में इस बार का चुनाव एक तरफ झुग्गी थी, दूसरी तरफ हायर सोसाइटीज थी, एक तरफ महिलाएं थी, घरेलू महिलाएं जिसकी मैं बात बोल रहा हूं। अब इसमें अगर हम देखें पंकज जी, आगे बढ़ने से पहले, जो भारतीय जनता पार्टी है उसने 68 सीटों पर ही चुनाव लड़ा है, 2 अपने सहयोगों को भी दिए हैं, तो एलजेपी और जेडीयू को भी दिए, तो उनको भी मिलाया जाए यहां पर, उस हिसाब से यह आंकड़ा दिया गया है। नहीं, देखिए 2, एक है आम आदमी पार्टी का एमडी समीकरण, मुस्लिम और दलित, ये दोनों मिला के हो जाते हैं लगभग 20 सीटें। 12 सीटें एससी रिजर्व सीटें हैं और 8 सीटों पे जहां मुसलमानों का प्रभाव है, जहां वो जीत हार का फैसला करते हैं जी। इन 20 सीटों पे हमेशा से निर्णायक रही है। आम आदमी पार्टी को अब सरकार बनाने के लिए सिर्फ 15 सीटों पे चुनाव लड़ना है, वहीं पे उनको फाइट करना है। बीजेपी या एनडीए की बात करें तो पहले उनकी 20 घटा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बोले कि ये 50 पे लड़ रहे हैं, इनको सरकार बनाने के लिए 70% स्ट्राइक रेट चाहिए। तो इस बात से मुश्किल समझिए। जो कहा जा रहा है ना कि देखिए जो अपर मिडिल क्लास, वर्किंग प्रोफेशनल्स, वो हमेशा से बीजेपी करे, मैं कह रहा हूं ना बीजेपी का है, 23 से 25% वोट सॉलिड है बीजेपी का, हर चुनाव में रहा है। लेकिन जो उसके आगे जो लाना है, आपको 45 के आसपास परसेंटेज लाना है सरकार बनाने के लिए। बिल्कुल। तो ये 23 से 25% में 45% क्या ऐड हुआ है कि उनका वोट बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा मिडिल क्लास से बढ़ा है। और किसने बढ़ा है? कुछ महिलाओं को मैं मान सकता हूं, तो कुछ महिला और मिडिल क्लास, इसके अलावा इनका बढ़ा कहां है वोट बैंक? और 23 से 46% मतलब डबल करना है अपना वोटिंग परसेंट, इनको डबल नहीं कर पा रहे हैं। एक और जो आखिरी और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं, वो ये कि बीजेपी के बारे में बोला ना कि हाईकमान और पार्टी अपना वो करती है। जब आप वहां पदाधिकारियों के पास जाएंगे तो एक कैंडिडेट हैं, वो बात कर रहे थे
कि सांसदों और प्रत्याशियों के बीच ईगो क्लैश बीजेपी को भारी पड़ रही है। आपने दिखाया एक एरिया नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, वहां पे मनोज तिवारी सांसद हैं, लेकिन आप जाके इत्मीनान से पूछे कि जो कैंडिडेट वहां लड़ रहे हैं उनका कोऑर्डिनेशन मनोज तिवारी के साथ कैसा है, या फिर ये सुषमा स्वराज की जो बेटी है बांसुरी स्वराज, हाँ, उनके इलाके में बांसुरी स्वराज ने कितनी मेहनत की है लोकल कैंडिडेट्स को जिताने के लिए। बिल्कुल। देखिए, सांसदों का भी एक रहता है कि मेरे इलाके से अगर कोई दूसरा पॉपुलर विधायक अगर खड़ा हुआ तो अगली बार हो सकता है कि उसको संसदीय का टिकट मिल जाए, तो वो कंपटीशन बढ़ जाएगा। हाँ, कंपटीशन बढ़े, कोई मेरे बराबर नहीं आए। ये ईगो क्लैश बीजेपी के अंदर डे वन से दिख रहा था और अंतिम तक दिखा है। दूसरा, पदाधिकारियों जो कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा था मैं, एक पदाधिकारी आरोप लगा रहे थे कि जितना हाईकमान ने पैसा भेजा है कैंडिडेट को खर्च करने के लिए नहीं मिला, बीच वाले ने कुछ गड़बड़ी की। अब मुझे नहीं पता वो सच है कि नहीं, लेकिन इस तरह से जो क्षण के जो खबरें आती हैं ना, इसलिए मैंने कहा कि और अभी आज ही के दिन पार्टी, पंकज जी, आज ही के दिन जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जब खुद देखने पहुंचे सीलमपुर के इलाके में कि वहां पर क्या चल रहा था और किस तरीके से सीलमपुर से जो खबरें सामने आ रही थी या फिर पुलिस से जो झड़प होती है मनीष सिसोदिया की, कि किस तरीके से बीजेपी के जो लोग हैं वो वहां पर स्लिप निकालने का काम करते हैं और धांधली हो रही है, लोगों को गलत तरीके से जो है बरगलाया जा रहा है, ये आरोप वहां पर मनीष सिसोदिया की तरफ से लगाए गए, तमाम वो खबरें सामने आई और उसको लेकर भी खूब बवाल मचा रहा। तो ये भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी दिखा रही है कि ये सामने से हो क्या रहा है। नहीं, ये पूरा चुनाव है ना, आम आदमी पार्टी ने जनता बनाम खाकी इस तरह बनाने की कोशिश की है जी। ये देखिए, पुलिस वाले जो है अमित शाह के इशारे पर परेशान कर रहे हैं, गरीबों की झुग्गियां तोड़ देंगे, बिल्कुल, सारे जो फ्रीबीज हैं वो बंद करा देंगे। हमें आपको हो सकता है कि उतना फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन जो समाज का सबसे निचला तबका है ना, वो जब ये सुनता है कि अगर बीजेपी आएगी तो झुग्गियां तोड़ देगी और अडानी को दे देगी। और अरविंद केजरीवाल ने उदाहरण भी दिया था कि कैसे धारावी बस्ती को अडानी को दिया गया जी। या फिर जब वो ये सुनते हैं कि अरे बीजेपी वाले आएंगे तो ये सारी फैसिलिटीज बंद कर देंगे, हाँ। या फिर वो आसान भाषा में समझा रहे हैं कि हर महीने 25,000 की बचत हो रही है आपकी, हाँ, अरविंद केजरीवाल की वजह से, तो ये सब चीजें ज्यादा स्ट्राइक करती है। और फिर जब उन्हें लगता है, गरीब तबके को एक सिस्टम के प्रति हमेशा से एक निराशा होती है, एक एंटी होते हैं वो, जब वो पुलिस वाले को रेहड़ी पटरी वाले को परेशान करते हैं तो सारे गरीब एक तरफ हो जाते हैं। यहां पे वही हुआ है, जैसे जैसे ये खबर फैली है झुग्गियों में कि पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, गरीबों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, दलितों के साथ पुलिस अन्याय कर रही है, वोटिंग नहीं देने दिया जा रहा है, वैसे वैसे गोलबंदी बढ़ी है। देखिएगा, जब चुनाव परिणाम आएगा तो साफ साफ पता चल जाएगा। फिलहाल जो मेरा इंडिपेंडेंट आकलन है, मैं और उसके बाद गलत बयानबाजी, पंकज जी, गलत बयानबाजी चुनाव में रैलियों के दौरान, चाहे वो बीजेपी नेता बिदुड़ी हो, उन्होंने किस तरीके के बयान दिए, एक के बाद एक बयान, सिर्फ एक बयान नहीं। और सबसे बड़ी बात, पूरी बीजेपी पूर्वांचली वोटरों को टारगेट कर, या शहजाद पूनावाला जो अभी आजकल शहजाद जय हिंद लिखते हैं, उन्होंने क्या कह दिया, या फिर जेपी नड्डा ने संसद में खड़े होकर पूर्वांचलियों को रोहिंग्या बांग्लादेशी कह दिया। बिल्कुल, इस बात की चर्चा थी वहां पे। बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा था कि बढ़ी है बीजेपी के वोट, मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी का वोट नहीं बढ़ा है, हाँ। या फिर नहीं फाइट किया है, लेकिन क्या वो सरकार बनाने लायक बढ़ा है? बिल्कुल, क्या 3 से 8 हुआ था, क्या 8 से 16 हो रहा है, 8 से 24 हो रहा है? मैं दुगना तिगुना की बात कर रहा हूं, लेकिन जब 3 गुना भी सीट बीजेपी की बढ़ रही है फिर भी वो सरकार नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ये 24-25 तक ही रह जा रहा है। आम आदमी पार्टी का क्या इतना ड्रास्टिक गिरा है कि वो सीधे 67 से या 55 सीधे आगे, तो नहीं दिखाई दे रहा नहीं है, और तबकों के हिसाब से भी नहीं दिख रहा है। क्या दलितों में आम आदमी पार्टी के प्रति इतनी निराशा थी कि वो बीजेपी की तरफ आ गए, बीजेपी की तरफ नहीं आए हैं? क्या महिलाएं इतनी नाराज थी अरविंद केजरीवाल से कि सारे के सारे बीजेपी की तरफ चले गए, नहीं गए? और अब क्योंकि मैं पंकज जी, इसलिए भी ये जरूरी हो जाता है क्योंकि जहां तमाम बड़े बड़े चैनल्स जो हैं वो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, और मैं बार बार कह रहा हूं कि इन एग्जिट पोल्स पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो एग्जिट पोल्स जो हैं वो बराबर एक जैसे ही नजर आ रहे हैं, और हम जो हैं वो उस शोर में से एक ऐसी चीज निकाल कर लाए हैं जो हमेशा से सटीक साबित होती रही है। और दूसरी बात यह है कि हम कांग्रेस की भी बात कर लें तो कांग्रेस में जो वोट प्रतिशत दिया गया है,
5.1% और 0 से 1 सीट, यानी कि वही हालत जो है 0-0। अगर हम देखें तो वही हालत है कांग्रेस। एक बात बताइए, कांग्रेस 2015 में 0 थी, 2020 में 0 थी। इस बार सब कोई कह रहा था कि कांग्रेस वोट काटेगी तब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आ सकेगी। हाँ। मतलब कांग्रेस का अगर वोट परसेंट बढ़े, क्या कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ रहा है? कांग्रेस के नेता चुनाव से पहले ही कह रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में लेकिन हवा कहा है, तो ये जा रहा था बीजेपी कि जीत रही है। कांग्रेस बड़े दमखम के साथ इस चुनाव को लड़ी है इस बार। कहां लड़ी है दमखम था? कितनी रैलियां की है राहुल गांधी? एक शुरुआत किया था, एक लास्ट किया, बीच में बिल्कुल ब्लैंक था। प्रियंका गांधी ने कितनी रैली की है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे आए? कांग्रेस का कौन सा स्टार प्रचारक लगा हुआ था यहां? रणदीप सुरजेवाला चुनाव जिताएंगे, वो अपना चुनाव जीत जाए हरियाणा में। कौन उनका? क्या पवन खेड़ा चुनाव जिताएंगे? वो तो कर रहे थे रैली। पवन खेड़ा खुद चुनाव जीत जाए, उनका दिल्ली में कितना असर होगा बताइए? इमरान प्रतापगढ़ी को मुस्लिम बहुल इलाके में लगाया था, बताइए इमरान प्रतापगढ़ी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से वोट खींच के वो कांग्रेस को दिला सकेंगे क्या? उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि कुछ सीटों पर उनका इन्फ्लुएंस है। अरे जब ये AIMIM के कैंडिडेट की हालत खराब है, क्योंकि देखिए मुसलमान बिल्कुल कंफ्यूज नहीं थे। लोग जो मीडिया में ये चल रहा था कि वो कंफ्यूज हैं या बटेंगे या कांग्रेस की तरफ जाएंगे, बिल्कुल नहीं। हाँ। वो स्पष्ट था और अंतिम 24 घंटे में डिसाइड हो गया था कि कौन बीजेपी को हरा रहा है। और ये हर किसी को पता है कि कौन हरा रहा है। कौन अपना वोट बर्बाद करना चाहता है? कोई नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सामाजिक तबकों के हिसाब से कौन सा ऐसा तबका है जो ड्रास्टिकली बीजेपी की तरफ गया है? जो गया है वो लोअर मिडिल क्लास गया है, जिन्हें लग रहा है कि 12 लाख तक उनका इनकम टैक्स माफ हो गया। लेकिन वो सारे के सारे चले गए हैं नहीं, क्योंकि चांदनी चौक वाले इलाके में देख रहा था, और बनिया बिरादरी की मैं बात कर रहा हूं। बनिया बिरादरी आज भी ये कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल बनिया है, और वो बाहर का जाट आके लड़ रहा है। बिल्कुल। नई दिल्ली विधानसभा सीट की मैं बात कर रहा हूं, चांदनी चौक में भी वही लहर थी। आज मैं एक क्षत्रिय सेना एक चलाते हैं वहां, उनसे बात कर रहा था कि भाई आप लोग तो सवर्ण हैं, बीजेपी को दे रहे होंगे। तो उन्होंने एक बात बताई कि मनीष सिसोदिया राजपूत है, उसको डिप्टी सीएम बनाया और आतिशी सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। बताइए कौन ऐसा राज्य है जिसने राजपूत को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाया? मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गया। ये सवर्ण बिरादरी। जब मैं ब्राह्मणों के बीच जा रहा था तो पुजारियों की बात हो रही थी कि आज तक 18,000 दिया किसने? बिल्कुल। तो जो पारंपरिक और काफी सारी फिर तो तमाम क्योंकि अगर इस शोर से हम हटकर देखें अभी फिलहाल, तो जो असल जो आंकड़े अगर हम कह सकें वो अगर सामने आते हैं और उनमें दिखाई देता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर बनती हुई नजर आ रही है। कोई बदलाव दिल्ली की जनता इस बार भी नहीं चाहती है सरकार में। तो वो तमाम जो योजनाएं आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी की गई, जिनमें आपने ही जिक्र किया अभी पुजारी और ग्रंथी योजना का, महिलाओं को उनके खाते में पैसे जमा कराने की जो योजना केजरीवाल की तरफ से दी गई या फिर कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से कही गई, ऐलान किया गया उसका, और ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो हैं, स्वास्थ्य के लिए जो योजना उनके लिए लाने की बात की गई है, और बहुत सारी योजनाओं पर जनता ने भरोसा जताया है। और शायद जो आम आदमी पार्टी ये कहती रही कि बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो हमसे ही कॉपी पेस्ट करके तैयार कर लिया, वो समझ पाए। नहीं, देखिए एक बात साफ है, बीजेपी के वोट बढ़े हैं पर कहां तक बढ़ा सकी है? बिल्कुल। क्या 8 से 16 हुआ? मतलब क्या 3 गुना बीजेपी के वोट बढ़ गए? 24 सीटें फिर भी सरकार नहीं बन रही। 3 गुना भी अगर सीटें बढ़ रही है फिर भी नहीं बढ़ रही। देखिए गैप बहुत बड़ा है, 15% का अंतर है। 5-7% बीजेपी का वोट बढ़ भी जाए फिर भी नहीं बना पा रही, तब भी 10%, 8% सरकार बनाने के लिए, और जिसका हमने नाम लिया वो तो सिर्फ 5% वोट का अंतर बता रही है दोनों में। बीजेपी ने क्या 23% से 46% कर लिया वोट? यह आज तक किसी भी राज्य के इतिहास में नहीं हुआ है कि पिछले चुनाव में के मुकाबले किसी ने अपना दुगना से भी ज्यादा वोट बढ़ा लिया है। बिल्कुल। देखते जाइए अभी जो चुनाव परिणाम आएगा। मेरा तो यह है कि देखिए फाइट क्लोज है, 5% का अंतर है वोट का दोनों के बीच, लेकिन 5 से ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। अगर हम ये इन आंकड़ों को अगर हम सही माने तो 5 से कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। दिल्ली में जहां पे डायरेक्ट फाइट जैसी स्थिति है, कोई तीसरा मोर्चा नहीं है, वहां 5% वोट का अंतर, आप समझ रहे कितनी सीटों का अंतर हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मुझे देखिए, मैं कितना अंतर होगा मैं सीट नहीं दूंगा, लेकिन इतना पता है कि आम आदमी पार्टी कड़े मुकाबले के बावजूद
फिलहाल सरकार बनाने की स्थिति में है। चलिए, ठीक है। बाकी तो 8 तारीख को पता चलेगा। बिल्कुल, 8 तारीख को पता चलेगा। 8 तारीख का इंतजार सभी को है, क्योंकि मतदान की जो घड़ी है वो खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, और अब बस सबकी सांसें जो है वो थमी हुई हैं, क्योंकि 8 तारीख का इंतजार अब सभी को है, जब पता लगेगा कि आखिर असल में दिल्ली की जनता के मन में कौन बसता है और कौन दिल्ली में सिकंदर होने वाला है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, बताने के लिए, तमाम आंकड़ों पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि हमने तमाम टीवी चैनल, तमाम उस शोरगुल से हटके कुछ अलग दिखाने की, जो पिछले, क्योंकि हम बहुत ज्यादा देखते हैं कि आगे पिछले क्या हुआ था, कैसे आंकड़े रहे हैं, बहुत इसमें गणित लगी है हमारी टीम की, उसके बाद हम ये जो है मैच कर पाए हैं कि क्या हमें दिखाना चाहिए अपने दर्शकों को असल में। आखिरी लाइन में बोलूंगा, बड़े चैनलों पर बड़ा दबाव है जी, वो, और कहां से दबाव है ये इस देश की जनता समझ रही है, वो बेचारे चाह के भी नहीं कर सकते। अब 8 तारीख का इंतजार है पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज।